हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्टनर में आप सभी का। मैं साहिल सर आज क्लास 9th के बच्चों के लिए लेकर आया हूं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें हम जानेंगे कि केमिकल कॉम्बिनेशन के कौन कौन से नियम हैं और इसका इतिहास भी थोड़ा जानेंगे, आखिर इस लॉ को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आइए शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। The scientists were trying to find out the method of converting one substance into another substance. In 17th century, बात कर रहे हैं हम 17th सेंचुरी की। 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट बस इस बात के लिए परेशान थे, इस बात के खोजने के लिए परेशान थे कि कोई भी सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस तो बना लेते हैं, लेकिन किस रूल से बनाते हैं। कुछ सिद्धांत हैं या फिर ऐसे ही कहीं भी ये रिएक्ट करके बना लेते हैं। अगर कहीं भी बना लेते हैं तो इन्वायरमेंट में इतने सारे हैं, क्या हमेशा हर कोई रिएक्ट कर लेते हैं? नहीं करते हैं। तो अगर ये करते हैं तो किस तरह से करते हैं, इसके कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ रूल होंगे। तो काफ़ी स्टडी करने के बाद, यानी ड्यूरिंग द स्टडीज ऑफ द केमिकल चेंजेस दे मेड ए सर्टेन जनरलाइजेशन। काफ़ी स्टडी करने के बाद इन लोगों ने एक जनरलाइजेशन को दिया और ये जनरलाइजेशन कहलाया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये क्या कहलाया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इस लॉ को देने वाले तो साइंटिस्ट काफ़ी थे, लेकिन इसमें दो साइंटिस्ट बहुत ही फेमस हुए, लेवोइजर एंड प्रोस्ट। लेवोइजर एंड प्रोस्ट ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दिया, उसके बाद आगे चलकर इसके लॉ बढ़ते गए। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे सिर्फ हाई स्कूल के लेवल पर, इसलिए हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं सिर्फ दो ही लॉ, जो कि 9th क्लास में दो ही लॉ पढ़ना है, बाकी आपको हायर क्लास में पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं इनके दो लॉ कौन कौन से। द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर गिवन आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लेवोइजर एंड प्रोस्ट। यानी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद लेवोइजर और प्रोस्ट ने दो ही लॉ दिए। अभी दो लॉ मिले हैं, तो क्योंकि हम इस क्लास में दो ही लॉ की चर्चा करने वाले, लॉ तो ऐसे 5 है, लेकिन हम चर्चा करेंगे 2 लॉज की। पहला लॉज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन दोनों लॉ की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला लॉ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देने वाला ए लेवोइजर 1774 में विख्यात ये हुए, भले कोई भी कुछ करे काम करे, लेकिन फेमस ए लेवोइजर जी हुए। ए लेवोइजर ने इस लॉ को दिया, किसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ जो है रिलेटेड है मास के साथ। किसके साथ है? मास से रिलेटेड। किसका मास? मेरा मास नहीं, तेरा मास, स्टूडेंट का, साइंटिस्ट का नहीं, बल्कि जो केमिकल चेंजेज होते हैं, जिस सब्सटेंस का केमिकल चेंजेज होता है, यानी किसका होता है? कोई रिएक्टेंट रहेंगे और बनेंगे कोई प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच, इन दोनों का जो है केमिकल में, यानी रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, इन दोनों के मास से रिलेटेड है। यानी दिस लॉ डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंजेस में जब होता है रिएक्टेंट तो बनता है प्रोडक्ट, तो इनके बीच के मास का रिएक्शन इसे है। इसे दिया था ए लेवोइजर ने। कौन था ए लेवोइजर? फ्रेंच केमिस्ट था, एक फ्रेंच का बहुत ही फेमस केमिस्ट था, इसको बाद में फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाने लगा। तो इन्होंने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया, उसमें क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी इसमें कहा जा रहा है कि इस लॉ के अनुसार
कहीं भी अगर केमिकल चेंजेज होता है, कहीं भी कभी भी अगर केमिकल चेंजेज होता है, तो केमिकल चेंजेज होने में यानी केमिकल रिएक्शन होने में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट होते हैं, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट होते हैं उनका मास आप नोट करके रख लीजिए, उनका मास। अब रिएक्टेंट करने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनाए, जो प्रोडक्ट ये फॉर्म किए, उन प्रोडक्ट का मास, यानी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, दोनों का मास इक्वल होता है। क्या होता है? दोनों का मास इक्वल होता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर A + B दो सब्सटेंस है, ये मिलकर एक सब्सटेंस C बना लेता है। A + B दो सब्सटेंस है और बना लेता है C। अगर A का मास है 2 ग्राम और B का मास है 6 ग्राम, तो आगे चलकर ये दोनों ऐड होकर जो बनाएंगे प्रोडक्ट C, वो बन जाएगा 2 + 6 = 8 ग्राम। यानी A का मास है 2 ग्राम और B का मास है 6 ग्राम, तो आगे चल के ये दोनों बना लेंगे 2 + 6 8 ग्राम। यानी रिएक्टेंट भी 8 ग्राम का है और प्रोडक्ट भी 8 ग्राम का। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि द मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कहीं भी अगर केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो मास को ना तो हम बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते, बल्कि मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा। यानी टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। कहीं भी अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन, हम आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे केमिकल रिएक्शन, उसमें हम देखें, आप देखे होंगे कि हम इक्वल किए थे, बैलेंस भी किए थे इक्वेशन को। वो लॉ भी इससे रिलेटेड है और यहाँ मास भी रिलेटेड है। तो पहला लॉ आप क्या समझे? पहला लॉ बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। कंजर्व मतलब सुरक्षित, मतलब संरक्षित रहेगा, यानी आपका पैसा बैंक में क्या है? सुरक्षित है। तो उसी तरह यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में मास क्या है? सुरक्षित है। आप टेंशन मत लीजिए। आप अगर 6 ग्राम ऑक्सीजन दिए हैं और 2 ग्राम हाइड्रोजन दिए हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 8 ग्राम आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट बना के। तो ये चीज़ समझिए। मान लीजिए आप गेहूं पिसाने जाते हैं आटा बनाने के लिए, तो जब आप गेहूं को पिसाने जाते हैं तो वहाँ पर तोलता है, वो कितना है? यहाँ 5 kg, 5 kg है, ठीक है। जब आपका आटा बना के देता है, तो अच्छा अगर मिल में गए हैं तो अच्छा मिल वाला क्या करता है कि तोल के फिर देगा आपको, हाँ कितना है? और 4 किलो 900 ग्राम है, 100 ग्राम घट गया, तो फिर वो 100 ग्राम उठा के डाल के आपको 500 ग्राम यानी 5 kg ही देगा, है ना। आपको एकदम 5 kg ही देगा, वो जितना आपका था पहले उतना ही देगा। एक दो मिल वाला क्या करता है कि बोलता है कि नहीं भाई तुम पिसा लिए हो, तो ये घट जाता है पिसाने के बाद। ऐसा थोड़ी होता है यार। एक बार हम कॉपी खरीद के लाए थे, किलो वाला कॉपी खरीद के लाए, तो ये कर लिए, उसमें लिखे उखे तो रफ काम किए, तो बेच दिए। बेचने जो खरीदने वाला आता है कॉपी किताब, उसको दे दिए। वह जब तोला तो अरे मैं 1.5 किलो लाया था और उस तोला तो 1 किलो निकला। हम बोला अंकल हम तो 1.5 किलो खरीद के लाए थे, ये 1 किलो कैसे हो गया? अरे उतना ही होगा, बल्कि उससे ज़्यादा होगा, इसमें तो इंक लगा। तो बोले नहीं नहीं, लिखने के बाद कॉपी घट जाता है, लिखने के बाद उसका वेट घट जाता है। अब बोलिए, मतलब हम लोग पढ़े लिखे लोग, मतलब हम लोग बुड़बक हैं, और वो मतलब तराजू लेके ऐसा बुक को चढ़ाता है, कॉपी किताब जब भी आप बेचेगा देखिए वो ऐसा चढ़ाता है कि 3 किलो को 1 ही किलो कर देगा, और बोलेगा देखिए हल्का सा ही तो झुका है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया जा रहा है कि वो चीज़ वो गलत है, यहाँ पर कंजर्व रहेगा। यानी अगर हम 5 किलो कॉपी खरीद के लाए हैं, तो लिखने के बाद 5 किलो ही ना होगा यार, तुम कैसे घटा देते हो 1 किलो? तो देखो यही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी किसी भी, ये तो बस एग्जाम्पल था, उसका एग्जाम्पल आप समझिए, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से ये रिलेटेड है। यानी कहीं भी केमिकल रिएक्शन होता है तो मास जो होता है वो कंजर्व रहता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझिए कि फॉर एग्जाम्पल 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अगर 12 ग्राम का कार्बन को 32 ग्राम के ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन 2 पीस है, O2 है, तो 32 ग्राम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होगा ना, C + O2 के बाद CO2 जो फॉर्म होगा ना, तो वो कितना होगा? तो इधर वाला ऐड कर दो, 12 + 32,
12 ग्राम है मेरा कार्बन और ऑक्सीजन है 32 ग्राम, तो कितना हो गया 44 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा 44 ग्राम। इस तरह का न्यूमेरिकल भी आता है। यानी पहला लो आप क्या समझे कि मास मेरा कंजर्व होता है, कहीं भी केमिकल रिएक्शन होता है मास कंजर्व होता है। तो यहाँ पर है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर इस लॉ को कहा जाता है, किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हिंदी में यह कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट और उसमें होने वाले, उससे बनने वाले नए सब्सटेंस प्रोडक्ट दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है, कहीं भी चेंजिंग नहीं होगा। अगर घट गया बढ़ गया तो केमिकल रिएक्शन गलत है, वैसा नहीं। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल बताते हैं। इसका न्यूमेरिकल को समझिए कि सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट को अगर सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बनता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, जैसा कि आप देख रहे हैं रिएक्शन में। अब यहाँ पर समझिए, यदि इसमें पाया गया कि 3.40 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट कंबाइंड करता है 1.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ, यहाँ पर देखिए है ना, एंड 2.8 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी, है ना। तो अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट फॉर्म। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है, वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट कर लिया। अब रिएक्ट किया तो बना सिल्वर क्लोराइड और साथ ही साथ सोडियम नाइट्रेट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि इसमें सिल्वर नाइट्रेट 3.40 ग्राम है, सोडियम क्लोराइड 1.50 ग्राम है और सिल्वर क्लोराइड 2.80 ग्राम है, तो बताइए गुरु कितना होगा सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट निकालना था। अरे यार बहुत है, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट होता है कि नहीं, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट को जोड़िए 3.40 प्लस 1.50 कितना हो जाएगा 4.90 ग्राम, इधर हो गया। और इधर क्या x प्लस 2.80, तो इस कांस्टेंट को 2.80 को इधर ले आओ, इधर ले आओ, तो इधर ले आएंगे तो क्या होगा 4.90 माइनस 2.80, इन दोनों को माइनस करेंगे तो x का वैल्यू NaNO3 का x मान लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2.10। हैंस क्या होगा मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज 2.10 ग्राम। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए देखते हैं दूसरा लॉ क्या कहता है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, आइए समझते हैं। तो many compounds were composed of 2 or more elements and each compound had the same element in the same proportion। बहुत सारे जो कंपाउंड होते हैं, अरे बहुत सारे क्या कंपाउंड जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से ही ना मिलके बने होते हैं, और ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलके बने होते हैं तो वो सेम एलिमेंट होते हैं और सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। ये रूल क्या कहता है कि कोई भी जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसमें जो पार्टिसिपेट होते हैं एलिमेंट्स, उनका प्रोपोर्शन सेम होता है, फिक्स प्रोपोर्शन होता है। नहीं समझे, अरे यार नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं, चलो समझाते हैं। आप पानी देखें ना, वाटर देखें ना, इसको यहाँ केमिस्ट्री में जल कहा जाता है और H2O उसका फॉर्मूला है। आप पानी ले लीजिए, अपने घर का लीजिए, कुआं का, चापाकल का, आपके नल का, आपके बाथरूम का, आपके टॉयलेट रूम का, अब पड़ोसी वाला के घर चाहिए वहाँ से भी ले लीजिए। आप चल जाइए तालाब, वहाँ से लीजिए, नदी से लीजिए, कुआं से लीजिए, एक गड्ढा है वहाँ से ले लीजिए, कोई झील से ले लीजिए, और साथ ही साथ आप कहीं से निचोड़ के भी निकाल सकते हैं वाटर, और साथ ही साथ आप समुद्र का भी वाटर ले लीजिए, सी वाटर भी ले लीजिए, आप दुबई से भी वाटर मंगा लीजिए, सऊदीया से भी वाटर मंगा लीजिए, और अमेरिका का भी वाटर मंगा लीजिए, कहीं का भी वाटर मंगाइए, उसमें हमें क्या मिलेगा H2O, H2O यानी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम मिलेंगे। तो ये जो 2
एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के मिले ना, ये कहीं का भी वाटर लीजिए यही मिलेंगे। यानी यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं कि इसका जो मास होगा, मतलब हाँ, उनका जो ये होगा रेशियो होगा फिक्स होगा, सारे वाटर का रेशियो फिक्स होगा। यानी द एक्सपेरिमेंट शो दैट द वाटर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। वाटर हमेशा 2 एलिमेंट को ही कंसिस्ट करता है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। एंड दीज एलिमेंट आर कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन 1:8। और ये सारे वाटर जो होते हैं 1:8 के प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं। चलिए इसके लॉ को पढ़ते हैं पहले। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन ए प्योर केमिकल सब्सटेंस, द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। अकॉर्डिंग टू द, फिर से पढ़ रहे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन ए प्योर केमिकल सब्सटेंस, इस लॉ के अनुसार किसी भी प्योर केमिकल सब्सटेंस में यानी कि कोई कंपाउंड में द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट, यानी कंपाउंड है तो उसमें एलिमेंट ना प्रेजेंट रहेंगे, तो एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट जो होते हैं ना वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, मास के हिसाब से, मास के हिसाब से डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। आप जो नदिया वाला तुम पानी लाए हो, समुद्र वाला, दुबई से मंगाए, अमेरिका से मंगाए, सऊदीया से मंगाए थे, और बगल वाले पड़ोसिया के भी बाल्टी से चुरा के ले आए थे, उन सबका लिखो मास, सबका मास लिखो और सबका रेशियो निकालो। सब में तो H2O मिलेगा बाबू, कोई ऐसा वाटर नहीं है मतलब इस हमारे अर्थ में जो कि वाटर H2O के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1:8 के फॉर्म में मिलेंगे, वो अलग वाटर है। मंगल वाला पानी का बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ का पानी का बात करें जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, जो पानी तुम उठा के लाए हो, तो उसका जो रेशियो मिलेगा ना बाय मास के हिसाब से 1:8 का मिलेगा। कैसे मिलेगा सर 1:8? तो हाइड्रोजन 2 गो है, एक गो हाइड्रोजन का मास 1U, 2 गो का 2U, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16U। तो काट दो, कटेगा कटेगा, यस कटेगा, 2 8 16, तो कितना हुआ 1:8, 1:8 के रेशियो में मिलेगा। तो ये लो यही कहता है कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो ये एलिमेंट प्रेजेंस होते हैं, ये कंपाउंड के जो एलिमेंट प्रेजेंस होते हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी मास के हिसाब से वो फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। दिस मीन्स दैट द कंपाउंड इट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंस है ना वो सेम प्रोपोर्शन में, उसके एलिमेंट सेम प्रोपोर्शन में और सेम मास वाले, यानी जितना भी पानी लाया ना सब में हाइड्रोजन है और सब में ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन का सबका जो है H ही है, और ऑक्सीजन का O ही है, और सारे H का जो है मास होता है ना वो 1U ही होता है, और सारे ऑक्सीजन का मास जो होता है ना 16U ही होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है ना कि वाटर इज ए कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यदि हम 9 ग्राम के, अब इस स्लो से समझिए, यदि हम 9 ग्राम के वाटर को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा के उसको डिकम्पोज कर देंगे, इलेक्ट्रिक करंट मतलब वाटर लिए 9 ग्राम वेट करके उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा दो, अब उसको जब डिकम्पोज करोगे ना तो उसमें हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 9 ग्राम अगर तुम वाटर लिए हो तो उसमें 1 ग्राम निकलेगा हाइड्रोजन और 8 ग्राम निकलेगा ऑक्सीजन, यानी 1:8 के रेशियो में ये होता है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। इसी तरह जितने भी कंपाउंड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमेशा 3:8 के रेशियो में ही मिलते हैं। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड, अब सर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ अलग अलग होता है, चलो कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाते हैं अलग अलग, तो कहाँ से लाएंगे, चलो हम लाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रेपर बाय बर्निंग कोल, कोयला को जलाओ और एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पहला हो गया। दूसरा लाओ कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रेपर बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द मार्बल पीसेस, मार्बल का पीस ले लो और उसमें क्या करो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दो, उससे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। अब तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर बाय हीटिंग लाइमस्टोन, लाइमस्टोन देखो ना, नहीं देखो और देखना भी मत, मर जाना इसे। अरे लाइमस्टोन यार, और खैनी उन्हें खाते हो, नहीं खाते हो, दादाजी खाते हैं, खाते हैं, अरे तू भी खाता है रे, चलो ठीक है खाओ। वो जो चुनवा है ना अच्छा वाला, ये वाला तो मतलब बुझा हुआ है,
है ना, स्लैक लाइम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले लिया, उसको डालो पानी में, उसको हीटिंग करा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब ये तीनों कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम मेजरमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू मास, तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो CO2 ही होता है। अब CO2 होता है तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? 12U, ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, O2 है, 16 2 जा 32 और 12 है, 32 है, दोनों को काट डालो, काट डालो। अरे तलवार से नहीं यार, पेन ही से काटो ना। 3:8 का रेशियो मिलेगा। किसका मिलेगा? 3:8 का मिलेगा। तो यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कोई भी कंपाउंड जो बनता है उसका जो रेशियो होता है फिक्स होता है, मास के हिसाब से। मास लिया जाता है, मास लो और मास के हिसाब से उसका रेशियो को फिक्स कर दो। एग्जाम्पल से समझना है, चलो समझाते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड करता है 1:8 के रेशियो से बाय मास, है ना। तो यहाँ पर तुमको बताना है कि व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये बताओ कि 3 ग्राम हाइड्रोजन है, उससे हम पानी बनाना चाहते हैं, तो कितना ग्राम हम ऑक्सीजन डालेंगे बाबू? 1:8 के रेशियो में ये कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तब वाटर बनता है। तो अब हम 3 ग्राम, मेरे दादाजी ला के दिए हैं 3 ग्राम हाइड्रोजन, अब कितना ग्राम ऑक्सीजन लेंगे? नहीं पता है सर। तो लिखो रे बेटा, रेशियो क्या है इन लोग का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइंड होने का? 1:8 है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ कितना? 8 ग्राम के साथ। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, और 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो 3 × 8, यानी 8 3 जा 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा वाटर। जा बट, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। 5 तो पढ़ना है, लेकिन जब जाओगे ना 11th में तब पढ़ लेना, ठीक है बेटा। अभी बस हम इतना ही टेंशन लिए हैं, आगे और लोगों को भी देखने दो, और लोगों का भी वीडियो देखो यार, एक ही में कितना देखोगे, बोरिंग सा लगने लगता होगा। तो यहाँ पर 2 लॉ बताएं। पहला बताएं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या होता है कि कभी भी केमिकल रिएक्शन जो होगा ना, तो रिएक्शन जो होता है उसमें रिएक्शन से था, और ये कंपाउंड से रिलेटेड है। तो कभी भी केमिकल रिएक्शन जो होगा ना, तो रिएक्टेंट के जो मास होंगे वो और जो प्रोडक्ट के मास होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या हो गया कि कोई भी कंपाउंड जो बनता है ना, ये कंपाउंड जो बना, वो जो बने 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बने, ये कंपाउंड जो है फिक्स रेशियो में एक दूसरे से जुड़ते हैं, फिक्स रेशियो में। यानी जितने भी वाटर है उनका रेशियो होता है 1:8। जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रेशियो होता है 3:8। इसी तरह जितने भी अमोनिया है उसका होता है 14:3। तो इस तरह से जितने भी कंपाउंड है एक फिक्स रेशियो में ही मिलते हैं। तो ये था आज का वीडियो, बहुत ही हार्ड नहीं है, बस पढ़ते रहो और यहाँ पर आके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छी लगे तो आगे भेजो, नहीं लगे तो बने रहो, देखते रहो, क्योंकि आगे वाला तो अच्छा लगेगा ही।